क्या लग रहा है फजील साहब, जिस तरह से वहां पे 3-4 जो इजरायली शहरी थे, नागरिक थे, उनको निशाना बनाया गया, वहां गुस्से में जिस तरह से मारपीट की गई है, क्या कहेंगे? और नेतन्याहू ने जो कहा कि होटलों में भी आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, तो ये जो सूरत पैदा हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं फजील साहब? देखिए मुमताज भाई, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी उस वक्त भी अमेरिका में और कई जगह पे हमले हुए थे यहूदियों पे, और ये तो होना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज इजराइल के अंदर जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हुआ नेतन्याहू के खिलाफ। बहुत बड़ा हिंसक प्रदर्शन आज पूरे इजराइल में हुआ और पूरे इजरायली नागरिक ने नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। अब ये हिटलर और मुसोलिनी के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा तानाशाह नेतन्याहू बन के निकल रहे, जो अपने नागरिक की भी नहीं सुन रहे, अपने देश के लोगों की भी नहीं सुन रहे। अपने रक्षा मंत्री को उन्होंने बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया अपनी टीम से बाहर। उसका भी बहुत असर है इजरायली लोगों पर। और जो बात रक्षा मंत्री ने कहा है वो गलत नहीं कहा है, उन्होंने उनकी बात को जनता का समर्थन मिल रहा है। इसलिए ये पूरी तरह से इनको लग रहा था कि अगर ये कमला हैरिस जीत जाती तो जो कुछ पहले से अमेरिका के साथ इनका सांठगांठ चल रहा था वो तो चलता ही रहता। लेकिन ट्रंप के आने से कुछ तो परिस्थितियां हमको लग रहा है कि बदल रही हैं, क्योंकि सभी लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में आ गए हैं, चाहे ईरान हो, लेबनान हो या इजराइल हो। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में सभी लोग आ गए हैं। जिस तरह से ये जंग का खुमार चढ़ा था अभी धीरे धीरे उतर रहा है। अब ये जब ट्रंप उसको शपथ ले लेंगे उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा। तो इजराइल जो है जब अपने नागरिकों की नहीं सुन रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है, तो नतीजा तो ये होना ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के अंदर जो डेवलपमेंट का काम है वो रुक गया, वहां से लोग जा रहे छोड़ छोड़ करके, और अब देखिए कि जहां जा रहे हैं वहां भी सुरक्षित नहीं है। आखिर क्यों पूरी आवाम, पूरी यहूदी के खिलाफ पूरी दुनिया में लोग क्यों हो गए? आखिर ये भी एक सोचने का विषय है कि क्यों लोग खिलाफ हो गए कि यहूदी को जो है पूरी दुनिया में लोग हमले कर रहे हैं। कंट्री हेड की गलती से कंट्री के लोगों को क्या समस्या आ सकती है? लेकिन जिस तरह से, और मैंने आपको ये बात जब ये लोग कहते हैं कि यहूदी और ईसाई और मुसलमान, इस मामले में कुछ अलग बात है दुनिया के अंदर। फिलिस्तीन के साथ जो हमदर्दी है हमारे साथ और इसी की उम्मीद की जा रही है। जाहिर सी बात है कि हर स्टेट की अपनी शर्तें हैं। अब उन शर्तों पे जब एक मीटिंग होगी, बैठेंगे टेबल पे, तो जाहिर है कि वो फिर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और यही हमें लग रहा है। लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है, मैं बात करूंगा फजील अहमद साहब, जिस तरह से ईरान ने कहा, ईरान के सदर पेजेश्कियान ने, कि भाई कोई भी तब्दीली आए अमेरिका में, लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रेसिडेंट बन जाए। यानी उनकी नजर में जो अमेरिकी पॉलिसी है वो तो सेम रहेगी, वो चाहे जो बाइडन हो या डोनाल्ड ट्रम्प हो। तो ये जो एक सोच है, और ये हम लोग भी जानते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है या जो इनकी ये कह लें कि जंग वाली पॉलिसी है, जंगी पॉलिसी जो है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, कोई प्रेसिडेंट बन जाए। तो क्या लग रहा है, ईरान जो ये बात कह रहा है, फिर कैसे बातचीत होगी? क्या लग रहा है कि बात कैसे आगे बढ़ेगी, या कोई बीच में आएगा? क्या आपको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो सऊदी है या ओआईसी के लोग हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो बाइडेन के दौर में भी जब भी कुछ होता था, ईरान से बातचीत होती थी, तो कहीं ना कहीं वो सऊदी अरब या कतर या इस तरीके से वहीं पे एक टेबल टॉक होती थी। तो क्या इस तरह से कोई रास्ता निकलेगा फजील साहब? कितनी बेहतरीन जानकारी, शायद हमको भी नहीं था कि वो फिलिस्तीन का झंडा को गिरा रहे थे तो उस वक्त को लेके झगड़ा हुआ। अभी ये बहुत सी बातें ये डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन फौजी तो फौजी होते हैं। तो इनकी इसीलिए मैं कल से इनको सुनने के लिए बहुत बेचैन था कि बहुत दिन बाद किसी आर्मी वाले के साथ हम लोग बैठे थे। बाकी यहाँ जीडी बक्सी वगैरह तो बैठते ही रहते हैं नेशनल मीडिया पर,
ये तो बीजेपी की आर्मी है, ये तो बीजेपी आर्मी है, नेचुरल आर्मी से तो बातें नहीं हो पाती है। बहरहाल देखिए, यूक्रेन का जब मसला आएगा, अब मसला आएगा कि ट्रम्प के आने के बाद परिवर्तन क्या आएगा। सिर्फ ट्रम्प जो है दुनिया के बादशाह की तरह ये हुक्म नहीं जारी कर सकते कि हम जंग बंद कर देंगे। उसमें ज़ेलेंस्की को विश्वास में लेना पड़ेगा। आज जो सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन की क्या है कि रूस ने उसके सारे समुद्री इलाकों को कब्जा कर लिया, पूरा लैंडलॉक कंट्री बना दिया। और ये सबसे बड़ी डिमेरिट है यूक्रेन की कि यूक्रेन अपना उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए दुनिया में फेमस है और सबको अपना देता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हवाई जहाज से जाएगा या बाई शिप रोड जाए फिर शिप से जाए, वो बहुत महंगा पड़ता है। तो अब ज़ेलेंस्की के सामने अगर अमेरिका की बात मानते हैं तो इस बात से बात हो सकती है कि भाई ठीक है, हमको थोड़ा सा एरिया समुद्र का कोई वापस कर दो, जिससे हमारा देश का जो है चल रहा था पूरा। और रूस कितना उस पर रिजिड हो पाता है। रूस सोचे कि भाई इतनी मेहनत करके हमने लिया है तो क्या फिर वापस करना पड़ेगा। अब ये ज़ेलेंस्की और पुतिन साहब के बीच की चीज है कि निश्चित रूप से ज़ेलेंस्की यूक्रेन का एक सबसे बड़ी डिमांड यही है कि हमारा जीता हुआ, रूस द्वारा जीता हुआ यूक्रेन का हिस्सा उसे वापस कर दिया जाए। पहले भी रूस के सामने ये प्रस्ताव आया था और ये ठीक कह रहे कैप्टन साहब कि लड़ाई इतनी भयानक हुई है कि वो यूक्रेन के बस का नहीं है लड़ाई लड़ना। वो लड़ाई पूरा नेटो देश मिलकर लड़ रहा है, सिर्फ अमेरिका भी नहीं लड़ रहा है उसको, पूरा नेटो कंट्री मिल करके, यूरोपीय यूनियन के सभी कंट्री मिल करके रूस के खिलाफ खड़े होकर लड़ रहे हैं। ये लड़ाई तो फिलिस्तीन को बीच में आने से धारा बदल गई, लड़ाई का तरीका बदल गया। नहीं तो पूरी ताकत जो है जो बाइडेन ने और यूरोपीय यूनियन के लोगों ने लगा दिया था कि रूस को कब्जा कर लेंगे, ये कर देंगे सब। वो यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख करके रूस को चला रहे थे ये लोग। तो अब अगर यूक्रेन कल को ट्रम्प ये कहें कि आप मान जाओ, लड़ाई खत्म कर दो, तो सबसे बड़ी शर्त ये रखेंगे ज़ेलेंस्की की, जो हमारा जीता हुआ, जो रूस ने जो हमारा भाग जीता है वो वापस कर दे। और रूस कहे कि नहीं हम नहीं वापस करेंगे, तो लड़ाई कभी बंद नहीं हो सकती। या इस बात से तैयारी हो जाए कि ठीक है कुछ हिस्सा इनको दे दिया जाए जिससे इनका व्यापार वगैरह चलता रहे, पोर्ट रोड जहां है उनको दे दिया जाए कि ठीक है आप भी अपना व्यापार करते रहिए, कोई एक हिस्सा किनारे से या कहीं से भी एक हिस्सा दे दिया जाए। क्योंकि कंट्री अगर समुद्र के किनारे नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है, उसका आगे सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम है। उसके सारे एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, सारा सामानों का आना जाना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अब यहां पे अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो ट्रंप ये कहे कि भाई ठीक है यूएनओ में पास है, 2 नेशन थ्योरी है और फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने की मांग प्रस्ताव पूरी दुनिया ये चाहती है, तो आप इसको बनने दो। लेकिन ये मानेंगे? अगर नेतन्याहू इस बात को मान जाते तो लड़ाई तो पहले भी बंद हो जाती। और ये कहते कि ठीक है आपके जो, और एक चीज और मुमताज भाई बता दें, सिर्फ 7 अक्टूबर के ही लोग बंधक नहीं है हमास के पास। जो आईडीएफ की सेना जब हम घुसी थी गजा के अंदर, तो बहुत सारे इनके हजारों सैनिकों को बंधक बना लिया है। ये बात इजराइल कह नहीं रहा है, किसी को बता नहीं रहा है। हम लोग जो कबड्डी खेलते थे ना बचपन में, याद है आपको? तो हम लोग कहते थे चढ़ाओ इसको चढ़ाओ, और फिर किनारे से घेर लेते थे और उसकी सांस टूट जाती थी, हम कहते अब तो ये हमारा कब्जा हो गया। इसी तरह से गजा में युद्ध हुआ है। लोगों ने इजराइल की आईडीएफ की सेना को अंदर घुसने दिया, हमास के लोगों ने, और जब अंदर घुस गए तो उनको लॉक करके उनको बंधक बना लिया है। कुछ मारे भी गए, कुछ बंधक बना लिए गए। ये बात न तो हमास बता रहा है और न इजराइल बता रहा है इसको, कि आईडीएफ के बहुत ज्यादा सैनिक हमास की गिरफ्त में, कस्टडी में है, वो वार प्रिजनर्स के रूप में रखे गए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 7 अक्टूबर के बंधकों की रिहाई का मामला तो जो है वो है ही है, और फिलिस्तीन का जो इजराइल ने बंधक बना रखा है उनका भी मामला है। प्लस जो आईडीएफ के जो जवान हमास के कब्जे में है, ये बात कुछ बता नहीं रहा है इसको। लेकिन लड़ाई में कैप्टन साहब को पता है कि किस तरह से सेक्शन अटैक करके और कैसे दुश्मन सैनिकों को कब्जा किया जाता है। वहां दुश्मन सैनिक भी कब्जा होते हैं, जमीनें नहीं कब्जा होती है। सैनिक और सैनिक का दुश्मन का हथियार भी कब्जा किया जाता है। ये भी एक आर्मी की बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है कि आप उनके संसाधनों को अपने कब्जे में ले लो।
उनके फोर्सेस के जो उनके जो हथियार हैं वो ले लो, उनकी गाड़ियां ले लो। ये सब भी तो एक बहुत बड़ी जीत होती है ना। जैसे अफगानिस्तान वाले फ्री फंड में हवाई जहाज पा गए, हेलीकॉप्टर पा गए, तमाम बख्तरबंद गाड़ियां पा गए, तमाम गोले फेंकने के मिसाइल लॉन्चर पा गए। इसी तरह से सबसे बड़ी इजराइल की जो समस्या है कि हमास में जो सैनिक गए थे और वो भागे कैसे? जो अंदर जा रहा है वो बाहर आ ही नहीं रहा है। जो हमास जो घुस रहा है ना फिलिस्तीन के अंदर, जो बिल्डिंगें गिर गई बम से, उन बिल्डिंगों में हमास के लड़ाके बैठे हैं और उसमें से जो 20-25 की टुकड़ी में जो जाते थे वो वापस आते ही नहीं थे। ना मुर्दा आते थे ना जिंदा आते थे। उनको वो प्रिजनर बना लेते थे, कैप्चर कर लेते थे कि तुम अब इधर आ जाओ। उनका हथियार छीन ले रहे। मरकावा टैंक भी गया, वो उसको भी छीन लिया। इसलिए ये भागे वहां से और दोबारा जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो सबसे बड़ी बात, इजराइल खुल के कह नहीं रहा है और ना हमास कह रहा है, क्योंकि हमास को कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। दुनिया में क्यों बताएगा कि हमने इनके प्रिजनर्स को पकड़ रखा, इनके सैनिक को पकड़ रखा है। ये हजारों की संख्या में, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में आईडीएफ के जवान बंधक के रूप में हमास के पास हैं। और ये बता रहा हूं आपसे, अब कैप्टन साहब इस बात को समझ रहे होंगे कि क्या होता है लड़ाई के दौरान। मैं ये बिल्कुल एक अच्छी तफसील आपने बयान कर दी। फजील साहब, मैं थोड़ा से आऊंगा, जो शुरू में आपने जिक्र किया था, यूनुस चौड़वारा साहब है, उन्होंने कहा है कि इजराइल के पूर्व सेना अध्यक्ष का बयान, इजराइल के सारे लोग अब घरों से बाहर निकलें, अब नेतन्याहू के खिलाफ बड़े आंदोलन की जरूरत है, तभी जंग बंद होगी और बंधक बाहर आएंगे। ये जो बढ़ता जा रहा है प्रेशर, एक के बाद एक, और लोग बाहर निकल रहे हैं, और अब तो मतलब ये आप देख लीजिए, कोई मामूली बात नहीं है कि पूर्व सेना अध्यक्ष अगर इस तरीके से कहे। कैसे देख रहे हैं आप कि क्या तख्ता पलट की गुंजाइश पैदा हो सकती है? क्या वहां तख्ता पलट भी हो सकता है? क्योंकि दो तस्वीरें तो सामने हमारे, चाहे एक श्रीलंका हो या दूसरा जो है वो बांग्लादेश अभी हाल में हो, तो क्या क्या ऐसी सूरत पैदा हो सकती है? पॉलिटिक्स होती है, इसलिए जो है ईरान के अंदर जो हिजाब का मामला आया था, याद है आपको कि ईरान के अंदर हिजाब को लेकर के वो किसकी पॉलिटिक्स थी? वो वेस्ट की पॉलिटिक्स थी। पश्चिमी देशों ने प्लान किया था ऐसी लड़कियों को अपने यहाँ ट्रेनिंग दे करके कि आपको कैसे जो है इसको उठाना है, मामले को कैसे मीडिया ने कैसे उसको दिखाया। ये एक पॉलिटिकल वार होता है, पॉलिटिक्स होती है। जिस तरह से इजराइल जो है एक बहुत खुशनुमा कंट्री है, अमीर भी है और खुशनुमा भी है, मतलब वहां पे गरीब बहुत कम मिलेंगे आपको। तो ये लोग इंटरेस्ट देखते हैं, बिजनेस क्लास कंट्री है वो, पूरी दुनिया को बिजनेस करती है। एक होता है एग्रीकल्चर कंट्री, जैसे यूक्रेन है, भारत है, ये सब लोग बिजनेस कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है। अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ये सब बिजनेस कंट्री, ये लोग बिजनेस करके आगे बढ़ते हैं। तो इजराइल जो है वो वहां की जो जनता है वो बिजनेस से आगे बढ़ रही है। अब अगर बम गिर रहा है तो सिर्फ नेतन्याहू घर पे नहीं गिर रहा है, आम पब्लिक के भी घर पे गिर रहा है। अब लोग अपना बिजनेस देखें कि बंकर में छिपे कि भागे, और इंटरेस्ट क्या है? हम कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को अगर कब्जा कर लेगा और 40 साल से नहीं कर पाया तो उससे क्या मिलना है उसको? कोई प्रॉफिट होना चाहिए ना भाई। जैसे मान लीजिए कि रूस ने जो है उसका लॉक कर दिया अपना अपना उसको ये है कि हमारी ही जमीन वो पहले थी और अब रूस अलग हो गया, तो उसका एक मोटिव है। और जेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रख के अमेरिका ने चला दिया, कहा कि तुमको हम नेटो का मेंबर बना लेंगे। भाई हमको खाने को आटा नहीं है और हम घर की औरत का जेवर बेच के जाके बंदूक खरीद लें, ये कहां की अकलमंदी है? बात समझ रहे हैं आप? मेरे घर में भुखमरी पड़ी हुई है, हमको आटा खरीदने का पैसा नहीं है और हम अपनी पत्नी का जेवर बेच करके जाके बंदूक खरीद लाए। भैया बंदूक खरीद के क्या करोगे जब भूखे मर जाओगे? ठीक यही हाल यूक्रेन का हो गया है। अच्छा खासा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दूसरे के चढ़ावे में आकर के अपने को सुपर पावर बनने के चक्कर में वो पिस गया। और आज इजराइल ये कह रहा है, नागरिक वहां की ये कह रहे हैं कि भाई इस लड़ाई का फायदा क्या है, इजराइल को क्या मिलना है उससे?
फिलिस्तीन कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि सोना का पहाड़ दबा है, उसी को पाने के लिए हम लड़ाई लड़ ले, लोगों को मार डाले। और पता चला कि जितना पहाड़ के अंदर सोना नहीं है, उससे ज्यादा तो हमारा खर्चा आ गया। बिजनेसमैन तो यही सोचता है ना। बिजनेसमैन क्या कहता है कि भाई एक गाल पे थप्पड़ मारा, कहा दूसरा गाल भी दे यहाँ देगा, एक कहेगा एक कि खबर, हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शायद उनको लग रहा है कि इस वक्त जो है वो कई महाज पे चूंकि इजराइल लड़ रहा है, तो ये मौका अच्छा है कि आप इंटर कर जाओ, मारे तो वैसे ही भी जाना है, तो इसलिए दाखिल हो जाओ। तो ये पॉलिसी हो सकती है। इब्राहिम साहब ने एक और ब्रेकिंग खबर के तौर पर दिया है, वो मैं आपको बता दूं। 2-3 अपडेट्स हैं। एक तो ये कि हिजबुल्लाह के वो हथियार जो तिल अवीव पर आग की तरह बरस रहे हैं, ये मिसाइल और ड्रोन जो लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं, बीते दिनों हिजबुल्लाह के ये ड्रोन तिल अवीव के एयरबेस पर भी गिरा, जिसमें 9 से 10 इजरायली फाइटर जेट को नष्ट कर दिया गया और एयरबेस को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सूत्र की माने तो हिजबुल्लाह के आगे इजराइल सेना नाकाम होती नजर आ रही है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे, और ये दायरे एक्सपर्ट के तौर पे ये लेके आते हैं। इसके अलावा यूनुस चोरवारा साहब ने लिखा है कि, और ये बहुत बड़ी खबर, देखिए मैं यहाँ पे इसको पॉलिटिकली अगर देखे जाए कैप्टन साहब और फजील साहब, कि इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट मिले बंधकों के परिवारों से और कहा कि मैंने जंग रोकने की बहुत कोशिश की है, मगर नेतन्याहू ने जंग नहीं रुकने दी। अब गजा में सेना रखने का कोई फायदा नहीं है। ये अपने आप में अगर ये बात सही है और ये खबर सही है कि पूर्व रक्षा मंत्री उन तमाम कैप्टिव्स के अहले खाना से मिल रहे हैं और ये बात कह रहे हैं और ये बात फैल रही है, तो सियासी एतबार से फजील साहब कैसे आप देखते हैं इसको, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? उसके बाद मैं थोड़ा सा कैप्टन साहब से भी, क्योंकि वक्त हो रहा है, हालांकि ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में मैं समझता हूं, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि, क्योंकि अभी कल तक वो साथ थे और ये कह रहे हैं कि साहब मैंने नेतन्याहू को रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं, गजा में फौज रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि शर्त यही है, पहली जो इंपॉर्टेंट शर्त है हमास की वो यही है कि आप गजा को खाली कर दो, और दूसरी शर्त यह है कि जंगबंदी परमानेंट की जाए, तीसरी शर्त यह है उनकी कि जो हमारे कैदी हैं फिलिस्तीनी हैं उनको आप छोड़ दीजिए। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट शर्तें हैं जंग बंदी के लिए, और उसके बाद जो है टेबल टॉक होगी। तो ये, और एक चौथी भी है, मैं आपको बता दूं, चौथी है कि जिस तरह से बम्बार्टमेंट करके पूरा गजा तबाह कर दिया गया है, तो उसकी असर-ए-नौ तामीर के लिए भी, उसके निर्माण के लिए, नवनिर्माण के लिए भी उन्होंने कहा है कि उसको भी शामिल किया जाए। लेकिन फिलहाल ये जो गैलेंट जिस तरह का बयान आया फजील साहब, कैसे आप देखते हैं ये कितना बड़ा सियासी डेवलपमेंट है? कैप्टन साहब ने जो लड़ाई की चर्चा की, ये बात सही है कि समुद्री रास्ते से आप इजराइल को नहीं नुकसान पहुंचा सकते, क्योंकि उधर यूएस का बेड़ा जो है वहां पे खड़ा है और रूस का बेड़ा भी खड़ा है, लेकिन वहां की लड़ाई आप समुद्री रास्ते से नहीं लड़ सकते। इसीलिए जॉर्डन बहुत इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक परिस्थिति से अगर इजराइल को आप तेल अवीव पर कब्जा करना चाहते हैं तो जॉर्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से बहुत नजदीक है और जॉर्डन पूरी तरह से अमेरिका का पिट्ठू है और जॉर्डन पे भरोसा भी नहीं किया सकता। अगर वो कह भी दे कि हम अपनी जमीन दे रहे हैं, आप लोग आइए, और आने के बाद आप लोग पैदल अंदर घुसिए लेकिन इजराइल में। फजील साहब मैं चूंकि कम टाइम है इसलिए बीच में बात पूरी हो जाए, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी जॉर्डन के हवाले से ही मैंने खबर दी है कि 67% और इससे ज्यादा लोग जो है हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं वहां पे। नहीं लोग जब वो मायने सड़कों नहीं पे आ रखता रहे है हैं, पूरा मुमताज। इंकलाबी सूरत है। मुमताज भाई, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपको बुला करके और कोई बड़ी धोखा ना कर दे, आपसे कहे कि ठीक है आप मेरे घर में आ जाओ और आपको जहर दे के मार दे। बात समझिए, ये जंग वार और में कुछ भी हो सकता है। जॉर्डन पे भरोसा नहीं कोई कर रहा है। अगर कल जॉर्डन कह भी देना कि ठीक है हम अपनी जगह दे रहे हैं आपको, आप अपनी सेना लाओ, और कोई हवाई हमला करके पूरी सेना ही मरवा दे, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये एक युद्ध का एक इसमें प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी होते हैं कि हमारे साथ कोई धोखा ना हो, तो ये हो सकता है। इसलिए जॉर्डन के जो पॉलिटिकल लोग हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बिना किसी ठोस रणनीति के बगैर आप जॉर्डन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक आपने कहा कि
क्या दूसरा सवाल क्या किया आपने? किया था कि जो रक्षा मंत्री थे जिन्हें अभी 2 हाँ, दिन रक्षा पहले मंत्री निकाल दिया देखिए, गया, अंदर वो ही जी, अंदर जी। काफी दिन से एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई रक्षा मंत्री सीनियर लीडर होता है, तो कहीं न कहीं उसका अंदर ही अंदर पार्टी के अंदर भी विपक्ष चल रहा है, उसका विरोध हो रहा है और बिना किसी बैकिंग सपोर्ट के रक्षा मंत्री ने बगावत नहीं की है नेतन्याहू से। ये सब अंदर ही अंदर काफी दिन से चल रहा था और जिस दिन उनके यहाँ चिट्ठी भेज दिया कि 48 घंटे के अंदर अब आप रिजाइन कर दीजिए, उस पूरा इजराइल कल जो है नेतन्याहू का घेराव कर दिया। आप समझिए, सीक्वेंस मिलाइए दोनों को कि रक्षा मंत्री को हटाते ही पूरा देश जो है खड़ा हो गया कि नहीं, नेतन्याहू इस्तीफा दे। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर के अंदर जो है काफी इनके पार्टी के अंदर भी नेतन्याहू अब अकेले पड़ चुके हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल, भले वो पावर में है इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक की तरफ से कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री को आगे करके उनके पीछे कुछ बड़े लोग हैं जो इस मॉब को चला रहे, इस मूवमेंट को चला रहे। ये मेरा कहने का मतलब है कि रक्षा मंत्री को आप हल्के में मत लीजिए। रक्षा मंत्री के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो नेतन्याहू से भी बड़े हैं। वो लोग कहीं ना कहीं इजराइल को बचाने के लिए अब आ रहे सामने। तो या तो इनको बर्खास्त किया जाए नेतन्याहू को, या अरेस्ट किया जाए, या इनको पद से हटाया जाए। कुछ तो बड़ा काम नहीं होगा तो इजराइल जो है, उनको पता है ना कि रावण की लंका जल जाएगी, तो लंका जलाने से क्या फायदा है, रावण को ही मार दो। अगर रावण मर जाएगा तो कम से कम लंका तो बच जाएगी। ये एक स्ट्रेटेजी है। तो ये निश्चित जान लीजिए कि इजराइल के अंदर अब इजराइल की जो लीडरशिप, टॉप लीडरशिप है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सबको पता हो गया है कि शायद अब इजराइल भी नहीं बचेगा। इसलिए वो इजराइल को बचाने के लिए नेतन्याहू को, रावण को भले मार दो, लंका को बचा लो। अब ये मसला है।